सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज आपकी बहस में जुड़ गए हैं राजद के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार मल्लिक जी, वरिष्ठ पत्रकार अंशु नेथानी जी और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सिंह जी। अरुण पांडे जी भी शायद जुड़ जाएंगे, कुछ लिंक का प्रॉब्लम हो रहा होगा। तब तक हम बात शुरू करते हैं कि आजकल इन दिनों जो नीतीश कुमार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या प्रशंसनीय वक्तव्य क्या दे दिए, कहीं न कहीं महागठबंधन की राजनीति में एक दरार सा दिखने लगा है। अब उनकी प्रशंसा को लेकर के यह चर्चा होने लगी है कि क्या वो फिर से भाजपा के करीब आ रहे हैं, और इसके स्रोत में ये बताए जा रहे हैं कि अभी भी जो अपने जो उप सभापति हरिवंश नारायण जी हैं, वो भाजपा और जदयू के बीच की कड़ी हैं। प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कह दिया है कि एक बार फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में ये हलचल जरूर है। तो हम सबसे पहले अरुण पांडे जी से जानना चाहेंगे, सर इस हलचल के पीछे क्या सचमुच कोई बात है या यूं ही हलचल है? सर आवाज आ रही है अरुण सर? आवाज मिल रही है? हाँ, तो क्या जी जी हाँ, तो क्या ये बिल्कुल सचमुच सरगर्मी है या केवल ऐसे ही कहा जा रहा है नीतीश कुमार को बैन को लेकर के कि वो भाजपा में भी जा सकते हैं फिर? सर अटल जी की जयंती और वो बिहार सरकार ने राजकीय समारोह का आयोजन किया था। अटल जी की जयंती पर यहाँ बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन तो पहली बार नहीं हुआ। तो याद होगा कि बीजेपी और की साझा सरकार अटल जी के निधन के बाद इस सरकार ने उनकी सम्मानी के लिए इस तरह का आयोजन करती है। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जो संबोधन में अटल जी के सम्मान में जो कुछ प्रशंसा की, साथ में अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, और उसमें जो उन्होंने उनकी विकास गाथा गाई कि अटल जी के समय में अद्भुत विकास हुआ और उन्हें बहुत प्यार सम्मान मिलता था, जैसे तो रूप से और यूपीए के अभी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सभी गैर भाजपा दलों को विरोध करने आवाज नहीं आ रही रामगंज जी। कांग्रेस और राजद की बेचैनी बढ़ा जी। देखिए राजनीति में तो अब ये बिहार के उदाहरण होता है ना होता, और अब नेताओं के कथन में और करनी में कोई मेल जोल नहीं रहा है। कल आज कौन साथ है, कल किसके साथ होगा, ये भी कोई कहना मुश्किल है। लेकिन कल नीतीश कल स्वाभाविक रूप से अटल जी की जयंती थी तो उनके सम्मान में ही बात करनी चाहिए थी, और की उन्होंने साथ उन्होंने अपने संबंधों को जोड़ा और ये बताया कि लगे हाथ ही बिना कहे हुए मौजूदा प्रधानमंत्री पर हमला भी था एक तरह से आप स्त्रियों पर। जैसा नीतीश जी ने बताया कि अटल जी बहुत प्यार देते थे, सम्मान देते थे, काम करने की उनकी पूरी छूट मिली हुई। ये कहने का एक मीनिंग भी चंदन जी है जी। अच्छा, खैर लगता है कि लिंक का कोई फेलियर है। सुमन कुमार मल्लिक जी, हम आप पर पहुंचते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश जी के बयान से कोई राजद में या कांग्रेस में कोई खलबली मची हुई है उस बयान को लेकर के कि कहीं फिर वो गठबंधन तोड़ेंगे, ऐसा कुछ क्या? देखिए चंदन जी, राजनीति में लोग कयास लगाते रहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी ने वाजपेयी जी के बारे में जो उनके संदर्भ में जो बातें कही हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनके बारे में दलगत भावना से अलग हटके जो सौ लोग की टिप्पणियां होती हैं। मेरा स्पष्ट मानना, मैंने कल भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु हैं।
चाहे किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, लेकिन वाजपेयी जी के का जो व्यक्तित्व है उसको कमतर कोई नहीं आंक सकता है, कोई कमतर आंक सकता ही नहीं है, क्योंकि एक विराट व्यक्तित्व थे वाजपेयी जी। और उनका जो सोच था वो देश हित में था, वो व्यक्तिगत रूप से राजनीति नहीं करते थे, वो देश हित में राजनीति करते थे। और ऐसे राजनेता के बारे में हर एक लोगों की राय शुमारी एक ही होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नीतीश जी ने जो कहा है वो उनकी स्पष्ट ईमानदारी और राजनीति का परिचायक है कि नीतीश कुमार जी के सामने हो रहा है कि आपकी आवाज ही नहीं मिल पा रही है। जी, मेरी आवाज? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए मलिक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ, बोलिए बोलिए। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने ये साबित कर दिया है कि उनकी राजनीति में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। और वाजपेयी जी निस्संदेह भारतीय राजनीति के बहुत बड़े चेहरा थे, सम्मानित चेहरा थे, और ऐसा व्यक्तित्व जिस पर कोई भी नेता, यहाँ तक कि नेहरू जी ने भी कहा था, पंडित नेहरू ने, कि वाजपेयी आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा चेहरा होंगे, और इससे कहीं ज्यादा खुल कर उन्होंने बड़ाई किया था। तो जब पंडित नेहरू जी ने बड़ाई किया और नीतीश जी बड़ाई कर रहे हैं, तो ये नीतीश जी के राजनीति का मनसाहत है, वो सच्चाई की राजनीति करते हैं। और ये वाजपेयी जी का व्यक्तित्व है कि वो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु हैं। जी बिल्कुल। तो राजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इस जो नीतीश कुमार ने जो प्रशंसा के शब्द कहे हैं उसमें कोई राजनीति है या किसी व्यक्तित्व के प्रति सम्मान भाव? जी देखिए, बिल्कुल राजनीति हो सकती है। नीतीश कुमार एक सधे हुए नेता है, इससे उन्होंने एक तीर से कई निशाना भी कह सकते हैं कि लगा है। एक तरह से उन्होंने भाजपा को ये मैसेज दिया है कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें कितना मानते थे, 3 विभाग उन्होंने दिया, आप लोग हमें आज के समय में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा मैसेज उन्होंने आरजेडी वालों को दिया, देखिए कुढ़नी और गोपालगंज हारने के बाद नीतीश कुमार काफी प्रेशर में है, ऊपर से शराबबंदी में इतना बड़ा कांड हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप बताइए, आरजेडी के जो है नेता भी नीतीश कुमार से पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्तीफा मांग रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि उनकी जो खुद की पार्टी है जदयू, उनके नेता भी खुले तौर पे कह रहे हैं कि शराबबंदी पे बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे ये हुआ है कि नीतीश कुमार जो है काफी दबाव में है अभी, और एक तीर से उन्होंने कई सारे निशाने लगाए हैं। इस तरह से आरजेडी में भी उन्होंने भय पैदा कर दिया है कि देखिए हमें आप चलने दो सही तरीके से, नहीं तो हम कभी भी भाजपा की तरफ जा सकते हैं। भाजपा को भी उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि देखिए हम तो, देखिए हमारी कोई गलती नहीं, आप हम पे विश्वास ही नहीं करते, हम क्या करें। अटल बिहारी वाजपेयी जितना विश्वास करते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश जी की जो राजनीति है वो बहुत ही, उनको चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो राजनीति के बहुत सधे हुए जानकार हैं, चाणक्य हैं। तो एक तीर से वो कई सारा इसको कह भी सकते हैं। इसमें सिर्फ विशुद्ध ये जो आरजेडी के भाई साहब कह रहे थे, ये विशुद्ध नो डाउट कि अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान नेता है, सभी को पसंद है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी है। तो कहीं उन्होंने संदेश दिया है, वो जो हर पार्टी के लोगों को दिया है, और बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि उनको सही तरीके से वो राजपाट कर सके, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, अरुण सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। क्या इस नीतीश कुमार के इस वक्तव्य में क्या आपको लगता है कि कोई राजनीति है? अरुण जी, आवाज आ रही है मेरी? अरुण जी, आवाज आ रही है मेरी? अरुण जी, आवाज आ रही है? अरुण जी को लगता है आवाज मेरी नहीं मिल रही है। तो सुमन कुमार मल्लिक जी, इधर जयराम रमेश जी ने भी एक सवाल उठाया कि अचानक से सत्र को समाप्त कर दिया गया विपक्ष के आग्रह पर, और विपक्ष के बात को इतना शीघ्र रूप से मान लिया गया। ये कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर एक शंका का प्रवेश हो गया कि कहीं विपक्षी एकता की मुहिम में कुछ विपक्षी दल कहीं फिर तो भाजपा के संपर्क में नहीं है। आप इसको विश्लेषण कैसे करते हैं जयराम रमेश जी के बयान का? देखिए, जयराम रमेश देश के बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन राजनेता किसी भी दल का हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर एक लोग अपने तरीके से राजनीति को परिभाषित करते हैं। जहां तक भाजपाई नीतियों की बात है वो एक अलग वर्ग है, और जहां धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं वो एक तरफ है। तो ये कयास जो लगा रहे हैं कि भाजपा की तरफ या विपक्ष की तरफ, ऐसा नहीं होता है। आज भी भाजपा की अपनी राजनीति है, उनकी नीतियां अपनी तरफ है, और जो सामने की जो विपक्ष की राजनीति है उसकी अपनी नीतियां हैं, उसी पर उनके लोग, उनके समर्थित दल जो है राजनीति कर रही है। इसलिए ये जो हाउस अचानक बंद हो गया,
या बाकी लोगों की भी बात मान ली गई, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग भाजपा के संपर्क में हैं या भाजपा के लोग सामने वाले के संपर्क में है, ऐसा नहीं है। इस देश में और सूबे में जहां जिसकी राजनीति है वहीं उसकी राजनीति चल रही है। और आज भी एक बहुत बड़ा घटक दल भाजपा की नीतियों से संबंध नहीं रखता है, उनसे वाबस्ता नहीं रखता है, और वो मानते हैं कि धर्म की राजनीति से अच्छा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत किया जाए। और वैसे लोग आज भी भाजपा से अलग है और देश को भाजपा मुक्त कराना चाहते हैं। हाँ अरुण जी, आवाज आ रही है सर? मिल रही है आवाज? अरुण सर, आवाज मिल रही है आपको? अरुण सर, आवाज मिल रही है? हेलो अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा सुमन जी, आप ही मेरा सवाल अरुण जी से करिए। अरुण जी से पूछे, आवाज मिल रही है आपकी? अरुण जी को पूछे तो। जी आपको आवाज मिल रही है क्या? अरुण सर, आवाज नहीं मिल रही है आपको? लगता है अरुण सर को आवाज नहीं मिल रही है। हाँ, लग रहा है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो राजीव जी, हम आप ही से करते हैं, क्या जयराम रमेश जी इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, वो यूं ही नहीं ये सवाल उठा दिए कि आखिर मोदी जी ने क्या सोचकर विपक्ष के बातों को मान लिया कि सदन एक सप्ताह पहले खत्म कर दिया जाए? क्या इसमें कोई राजनीति? जयराम रमेश जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और अभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ जा भी रहे हैं। देखिए राजनीति में जो है ना, राजनीति बहुत ही विकट परिस्थिति है। कोई हर परिस्थितियों को सामने से रखना पड़ता है। जिस तरह से नीतीश, जैसे बिहार में ऐसा ब्रांडिंग किया जा रहा है कि नीतीश, आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि आप अभी 2025 में नहीं, अभी आप तेजस्वी के लिए सीएम का पद दीजिए और आप सेंट्रल में जाइए। लेकिन कांग्रेस को भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार अगर इस प्रयास में अगर सफल होते हैं विपक्ष को एकजुट करने में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को परेशानी होगी, जिसकी मुझे संभावना नहीं लगती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जयराम रमेश भी जो है, जिस तरह नीतीश कुमार के बयान से जो है एक तीर से कई निशाने सध रहे हैं, तो जयराम रमेश के भी मैं वही मानता हूँ कि वही सेम है। लेकिन जहां तक मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले बात कही, नीतीश कुमार आज के डेट में बहुत दबाव। मैं आपको उदाहरण देता हूँ चंदन जी, कुडनी में हार हुई, वहां पे नेता थे अनिल सैनी, आरजेडी के नेता है वो। उन्होंने क्या है, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। क्या अनिल सहनी का इतना बड़ा कद है कि बिना किसी इशारे वो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग सकते हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी राजनीति चल रही है ना, उससे बहुत दबाव में है, और नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि दोनों तरफ को मैसेज दिया जाए। वो कभी भी वो आरजेडी वालों को भी कह सकते हैं कि ज्यादा हम पे प्रेशर बनाओगे तो हम भाजपा के देखिए जा सकते हैं, और इससे ये भाजपा के उन्होंने संदेश दिया है कि, क्योंकि ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो भाजपा जो है वो जेडीयू के जो है 20 एमएलए भाजपा के संपर्क में है, तो इस तनाव का एक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस चीज को विशुद्ध राजनीति मानता हूँ, और सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि अटल जी का जो व्यक्तित्व है उन्होंने तारीफ की है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है उन्होंने। जी अरुण सर, आवाज मिल रही है सर? अरुण सर, आवाज मिल रही है आपको? अरुण सर को आवाज है। अंशु जी, आवाज मिल रही है आपको? अंशु जी, जी हाँ, आवाज मिल रही है? जी तो क्या नीतीश कुमार जी ने जो कल बयान दिया है अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में, बहुत बढ़िया नेता थे, सब कुछ लेकर चलते थे, इसके पीछे क्या केवल व्यक्तित्व के प्रति अपनी आस्था है या कुछ राजनीति भी है? राजनीति तो उनके हर काम में होती है और राजनीति यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर उनकी एक थोड़ी सी टीस भी मुझे नजर आ रही है। सबसे पहले जिस तरह से वो बीजेपी से जुड़े थे और बीजेपी की जो एक पुरानी पीढ़ी थी, उनसे जो उनके संबंध रहे थे और जो मान सम्मान उन्हें हमेशा मिलता रहा था, वो जो बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि जो अटल आडवाणी का युग था वो उसके साथ थे और वहां उन्होंने एक हमेशा सम्मान पाया। अटल आडवाणी युग के बाद जब इसने मोदी शाह युग में बीजेपी ने प्रवेश किया, तो वहां पर जो समीकरण है वो बहुत से बदले। हालांकि लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू सहयोगी पार्टी बने रहे बिहार में, लेकिन एक जब ये युग बदला, जब मोदी शाह की जोड़ी आई, तो जो अटल आडवाणी के दौर में नीतीश कुमार को लगता था कि उन्हें जो रिस्पेक्ट मिलती थी, उनके बोले सब काम होते थे और कभी उनको कोई याचना नहीं करनी पड़ी या कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको लगता था कि वहां बहुत आसानी से उनकी सारी चीजें हो पाती थी। और अब जो एक नई बीजेपी बनी, जो नई नेताओं, लगता है अंशु नेतानी जी का लिंक चला गया है। तो सुमन कौर मल्लिक जी, आपसे मेरा एक सवाल यह है, सुमन जी आवाज आ रही है ना, कि इधर नीतीश कुमार जी जो ने
यात्रा करने की सोची है कि वो एक बार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इतिहास गवाह है कि वो यात्रा पर तभी निकलते हैं जब कोई मूल्यांकन करना होता है, यात्रा पर तभी निकलते हैं जब किसी नीतियों के दबाव में होते हैं, या यात्रा तभी करते हैं जब वो किसी चुनाव में जीतते हैं और वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी का वक्त तो 2 महीना हुआ है, तो क्या वो महागठबंधन सरकार में शामिल जो हुए हैं उसके मैंडेट की समीक्षा करने जा रहे हैं या और कोई बात है? देखिए चंदन जी, हम लोगों ने भी लगभग 4 दशक से राजनीति किया है, 40 साल से ऊपर हो गया है मेरा भी राजनीतिक कैरियर। और हमने नीतीश कुमार जी को जब से देखा है, हमने तो राजनीति शुरू किया था कांग्रेस से, और उस जमाने से हमने नीतीश कुमार जी को देखा है कि बड़ी गंभीर राजनीति करते हैं। और जब भी उन्हें ये लगता है कि लोग मेरे बारे में कुछ सकारात्मक या नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, तो वो जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, जनता के बीच अपने बारे में क्या धारणा है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ जो उनका राजनीतिक चरित्र है कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए करना है, बिहार के लिए करना है, आम लोगों के लिए कुछ करना है, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो ये बातें क्षण उनके सामने आती है। जैसे उन्होंने जो किया, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, जल नल हो, या बाकी जो चीज हो, उनको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ और किया जा सकता है। तो अब जो उनके मन में है यात्रा करने का, मेरा मानना है आने वाले 24 और 25 में जो तारीख चुनाव है, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, उस परिप्रेक्ष्य में वो घूमेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में जाके वो जानने का प्रयास करेंगे कि आम लोग और क्या क्या उनसे उम्मीद रखते हैं, जिसको और आगे बढ़ा के पूरा करना है। और इसका कोई दूसरा राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि वो कहीं असफल है या कहीं वो उनका जो विकास है वो रुक गया है या लोगों को उनसे उम्मीद और रहनी खत्म हो गई है। आज भी बिहार की राजनीति में देखिए, जब भाजपा जैसी पार्टी विपक्ष में है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती ही रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के विकास के एक बड़ा चेहरा है, बड़ी उम्मीद के प्रतीक हैं। आज भी लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जो चेहरा बिहार में है उसमें एक वो बेहतर चेहरा है जहां लोग उम्मीद आज भी करता है। इन्हीं मायनों को रख के वो फिर से जाना चाहते हैं भ्रमण पर, ताकि विकास को और कहाँ और आगे बढ़ाया जा सकता है इस विशेष संदर्भ में वो जानकारी लेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। जी अरुण सर, आवाज मिल रही है आपको? अरुण सर नहीं मिल रही है। अंशु नेथानी जी आप कंटिन्यू कीजिए। बिजली बचा रही है, बोलिए जी। हाँ, जो आप जहाँ बात जो मैं बता रही थी कि रह रहकर नीतीश कुमार जी का दर्द और टीस भी यहाँ पर बयान होता है। बीजेपी लंबे समय से उनकी सहयोगी रही, लेकिन इन 15-20 सालों में जो 2 जनरेशन बीजेपी की बदली, तो उनके लिए जो उनको लगता था मान सम्मान और जो जगह उनकी थी पहले वाली अटल आडवाणी वाली बीजेपी में, वो मोदी शाह वाली बीजेपी में नहीं रह गई थी। तो कई प्रकरणों में, जैसे कि पहले उन्होंने बताया ही था कि अटल जी को वो अपने गुरु कहते हैं और वो अटल जी भी हमेशा नीतीश कुमार को सम्मान देते थे, और एक तरह से कहा जाए कि वो उनको बिल्कुल बिहार की राजनीति में एकदम सेंटर स्टेज में अगर वो लेकर आ गए थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अटल जी ने उनका बहुत साथ निभाया, तो ये उनके प्रति उनके उद्गार हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी राजनीति देखनी चाहिए कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा था, राजीव जी कह रहे थे, वो भी कहीं हद तक मुझे सही लगता है कि नीतीश कुमार हमेशा चेक एंड बैलेंस की राजनीति करते हैं। यानी उनके पास दोनों जो दल हैं वो बारी बारी से उनके साथ रहे हैं। वो तो सबको ये बताते रहते हैं वो कि मेरे सभी जगह पे संबंध, दोनों जगह पर संबंध अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं, और कभी भी वो जगह खुल सकती है, बन सकती है, दरवाजे खोले जा सकते हैं। और कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होते हैं, कभी यहाँ पर कोई दरवाजा बंद नहीं होता, कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं होती है जो निश्चित होती है। अनिश्चितताओं का ये खेल है और कभी भी कोई भी दरवाजा खुल सकता है। तो आरजेडी भी ये समझना चाहेगी जरूर कि नीतीश जी चाहे वो अभी नंबर वाइज एक छोटे दल हों जेडीयू, लेकिन उनके पास अपनी एक साख है, अपनी एक छवि है, और उनके इन दलों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग भी रही है। तो वो कभी ये चीज भी हो सकती है कि शायद कुछ बदल जाए। और यात्रा की जैसे कि ये बात कर रहे थे, बिल्कुल कहाँ तो उन्हें जाना था केंद्रीय अभी राजनीति में, जिस तरह से उन्हें विपक्ष का चेहरा बनना था, तो बजाय वो दिल्ली जाने के या देश भ्रमण पे जाने के, वो बिहार भ्रमण पे क्यों जा रहे हैं? आप इसको यहाँ ऐसे भी समझिए, उन्होंने शायद बहुत टटोला कि
कांग्रेस के रहते, या जिस तरह से अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, या जिस तरह से आप पार्टी अपने आप को विपक्ष के रूप में दिखा रही है, तो कोई गोलबंदी उनके नेतृत्व में तैयार नहीं हो पा रही। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और उनकी चाल अगली क्या होगी कोई कह नहीं सकता है। तो शायद अभी उनको वहां कुछ ऐसा नजर ना आ रहा हो, उनको लग रहा हो कि प्रदेश में पिछले दिनों में जो भी उनकी छीछालेदर हुई है, नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, शराबबंदी को लेकर उनकी किरकिरी हुई है, वो सोच रहे हैं कम से कम जो मेरे हाथ में है उसे तो मैं अच्छी तरीके से रखूं। यानी बात वही हो जाएगी कि आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो अभी वो सोच रहे हैं कि जो ये मेरे पास चीज है उसको मैं अभी अच्छे से रखूं, और शायद ये वजह हो सकती है कि वो एक बार फिर बिहार में इस यात्रा पर निकलेंगे, बताएंगे मेरे में दम खम है, और शायद वो केंद्र के साथ भी इसको जोड़ें, अपनी विपक्ष की राजनीति से भी। तो बहुत राजनीति इसके पीछे की हो सकती है। और अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने याद किया है, सिर्फ ऐसे ही याद नहीं किया है, कि बीजेपी को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आपके इतने बड़े नेता, इतने पुरोधा जो नेता थे, वो उनके मेरे साथ क्या संबंध थे और मुझे लेकर क्या रवैया था, मेरे साथ वो क्या मेरे बारे में सोचते थे। तो ये आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है कि उनकी वैलिडिटी हमेशा मेरे साथ थी। तो आपने देखा है कि किस सम्मान के साथ, कितनी इज्जत के साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, यहाँ पर राजनीति तो जरूर होगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आज किसी दल के नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं और एक सम्माननीय नेता हैं देश के। तो उस लिहाज से आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस कितना बीजेपी के दिन रात अगर कहा जाए उनको एक्सपोज करने में या उनके खिलाफत करने में लगी रहती है, लेकिन राहुल गांधी भी गए राजघाट, और वहां उन्होंने जैसे कि सभी जो हमारी विभूतियां हैं देश की या पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको वहां नमन किया, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी समाधि पर गए और वहां पर उन्होंने फूलमाला चढ़ाकर उनको नमन किया। यानी एक अटल जी की जो जगह है उस जगह से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यहाँ मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने ये बताने की कोशिश की है, अगर बीजेपी वालों से ये शायद कहने की कोशिश की है, आपके इतने महान नेता, आपके एक पूर्व प्रधानमंत्री अगर हमें इतना काबिल समझते थे और हमारे लिए उनके दिल में और उनकी राजनीति में और उनके दल में इतनी बड़ी जगह थी, उन्होंने हमें हमेशा मान सम्मान दिया, तो आप ये समझिए कि हम कितनी गहराई से आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। और आपने क्या किया, जनता को मैसेज देने की उन्होंने ये कोशिश की है। एक पॉइंट सिर्फ मैं और यहाँ कहना चाहूंगी, उन्होंने ये भी बताया कि उस बीजेपी में उन्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता था, सब सम्मान उन्हें मिलता था, सारी योजनाएं अटल जी उनके कहते ही पूरा करते थे। लेकिन यहाँ वो मोदी जी से कहते रह गए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, जो वो पैकेज मांगते रहते हैं वो पैकेज उनको नहीं दिया गया। तो वो ये भी बताना चाहते थे कि जिस तरह यहाँ पर बिहार के जो लोकल बीजेपी यूनिट्स हैं उसके नेता जिस तरह उनके खिलाफत करते रहे, साथ सरकार चलाने के बाद भी मुखर होकर बोलते रहे, तो ये दर्द पीड़ा उनकी थी और यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। और आरजेडी को भी शायद एक मैसेज है, हिडन मैसेजेस के पीछे है। जी डॉक्टर राजीव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकले हैं, आवाज सुन रहे हैं ना मेरी राजीव जी? हाँ, जो यात्रा पर निकले हैं ये नीतीश कुमार जी, वो किस लिए निकले हैं? क्योंकि उनका मकसद तो हमेशा फिक्स रहता था कि हम जा रहे हैं धन्यवाद यात्रा में या जा रहे हैं न्याय यात्रा में। अभी तो जस्ट 2 महीना हुआ है, तो वो इस यात्रा में किस लिए जा रहे हैं? क्या हम महागठबंधन के साथ जो जुड़े हैं उसकी वह सत्यता स्थापित करने के लिए कि सही हमने किया है या नहीं, या शराबबंदी के पीछे कि शराबबंदी की नीतियों को फिर से हम समाज को समझाएं? क्या इसके पीछे? बिल्कुल, जैसा कि अंशु जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रही थी कि अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि वो विपक्ष को जोड़ने के लिए भारत यात्रा करेंगे, और अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनको बिहार की यात्रा करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुंडली में जो हमने देखा कि जो जदयू का जो कोर वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा है, कहीं ना कहीं इस बात से अभी भी ये संभावना, इंटेंशन वाली बात है जदयू महागठबंधन के लिए कि जो चाचा भतीजे जो कहते हैं लोग की चाचा भतीजे की जो बॉन्डिंग है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, हम कभी मंच पे देखें, बाहर देखें, उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी रहती है। लेकिन क्या जो कार्यकर्ताओं का जो दिल है वो क्या मिला है क्या? इस बात में बहुत बड़ा शक है, क्योंकि हम कुंडली में भी हमने देखा कि आरजेडी के वोट क्या, जेडीयू का जो वोट है क्या वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या, आरजेडी का वोट क्या जेडीयू तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या? तो जो कुंडली में जो हार हुई है उससे ये देखने को मिला कि जो जेडीयू का जो
कोर वोट बैंक था, अति पिछड़ा वोट बैंक, वो शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए हार हुई कहीं ना कहीं। तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक कि देखिए हम लोग साथ में हैं, वो देखना भी चाह रहे हैं। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि देखिए नीतीश कुमार, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब से भाजपा वाले क्या करते हैं कि लोगों को डरा, यही मैसेज देते हैं कि आरजेडी के समय जो है जंगल राज था, उनके समय क्राइम होती थी काफी, अभी जैसे क्राइम बढ़ गया है। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि कुछ दिन पहले डीजीपी की नियुक्ति हुई, सभी लोगों ने ये मान लिया था, आलोक राज को बधाई मिलना शुरू भी हो गई थी, उन्होंने बधाई स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था कि वो अगले डीजीपी हो रहे हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह से आरएस भट्टी को लाया गया, आरएस भट्टी जो सख्त तेवर के माने जाते हैं, किसी के सुनने वाले नहीं माने जाते हैं, तो नीतीश कुमार ने ये भी किया है कि भैया कि कानून व्यवस्था पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में जो यात्रा पे वो निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टटोलना चाह रहे हैं कि आगे क्या है। और ये भी हो सकता है कि अगर उनको लगे कि आरजेडी के साथ रहते हुए कुछ नुकसान है या उनको कुछ जमीनी स्तर पे लगेगा कि ये सही नहीं है, हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने जो आज तारीफ की है, आज तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, तो उनकी तारीफ है, कहीं मैसेज भी, तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। तो अभी वो यात्रा में देखेंगे, टटोलेंगे, कार्यकर्ताओं का मन देखेंगे, नेताओं का मन देखेंगे, और हो सकता है कि कुछ फैसला भी ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यात्रा किसी न किसी मकसद से हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। जी जी, सुमन जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सर्वदलीय दबाव पड़ रहा था उन पर कि आप शराब नीति की समीक्षा कीजिए, क्या वो उसके पहले जनता से समीक्षा करने तो नहीं निकल पड़ेंगे? जी, कि जनता सबसे मेरा मानना है कि नहीं, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, चाहे अपने सहयोगी लोगों का हो या बिहार की जनता का हो। वो नब्ज टटोलते हैं, नब्ज टटोलने के बाद ही वो निर्णय लेते हैं। और जहां तक देखिए, हम शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, आप पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन शराबबंदी जो है वो समाज हित में हुआ है, ये हर एक लोग मानेगा। क्योंकि कितना परिवार टूट रहा था, आर्थिक रूप से परिवार को टूटने का बहुत बड़ा आधार था शराब, और शराबबंदी से पारिवारिक स्तर पर सभी लोगों ने इस निर्णय को सराहा है। तो शराबबंदी के मसले को लेकर नीतीश कुमार आम लोगों के बीच में जाएंगे, तो हमने जो नीतीश कुमार जी के बारे में जाना है, या आप तो बड़े पत्रकार हैं, जो बाकी लोग हैं, आप लोग भी मीडिया के बड़े लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि नीतीश जी कभी समझौतावादी नहीं रहे। बाकी सत्ता बदलना नहीं बदलना वो एक अलग परिभाषित हो सकता है नए ढंग से, लेकिन अपने निर्णय के मामले में नीतीश कुमार समझौतावादी नहीं है। जब उन्होंने शराबबंदी कर दिया तो कर दिया, और इस मसले पर वो जनता के बीच नहीं जाएंगे, और नहीं जाए वो बेहतर होगा, मेरा मानना है सर। जी, अंशु जी, क्या आपको ये लगता है कि वो जो शराब की समीक्षा करना चाहते थे विभिन्न राजनीतिक दल, उसके पहले वो जनता के बीच जाना चाहते हैं फिर से पुनर्मूल्यांकन के लिए शराबबंदी का, ये मुहिम हो उनका? देखिए, शराबबंदी के पुनर्मूल्यांकन से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि वो अपने आप को जनता के बीच अपनी पॉपुलैरिटी या अपने आप का पुनर्स्थापन दिखाने की कोशिश की शायद ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज विपक्षी दल या फिर कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अब की राजनीति शायद खत्म होने के कगार पे है या वो चूक रहे हैं, तो वो एक बार फिर कोशिश करेंगे ये दिखाने की नहीं, राज्य में अभी भी जनता पर उनकी पकड़ है, उन्होंने जो फैसले लिए हैं राज्य की जनता के हित में, जनता उसको सराहती है, उसे पसंद करती है, और इन यात्राओं के जरिए वो शायद यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी मेरी पकड़ कमजोर नहीं हुई है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राजनीति हो, या वो मेरी नीतियां हो। यानी वो ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि नियंत्रण अभी मेरे ही हाथ में है। और आरजेडी के लिए भी यहाँ पर शायद ये उनका संकेत होगा कि अभी मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ, तेजस्वी यादव आएंगे 2025 में आएंगे, लेकिन आज मैं ही मुख्यमंत्री हूं और असली नियंत्रण भी मेरे हाथों में है। और विपक्ष को भी वो ये शायद ये बताना चाहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो प्रदेश की जनता उसके साथ सहमत है, और अपनी पार्टी को भी शायद वो ये संदेश देना चाहेंगे, तितरफा हो सकता है कि अभी पार्टी की भी कमान मेरे हाथ में मजबूत है। यहाँ कोई शायद कहना चाहे जैसे विलय की चर्चा चल रही थी या पार्टी की कमजोरी की, शायद उसे भी वो साधने की कोशिश करेंगे। तो नीतीश कुमार के इसके पीछे बहुत सारे, अगर कहा जाए कि हित हो सकते हैं या बहुत सारे उनके मकसद हो सकते हैं, जो वो एक साथ एक निशाने से
एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें यही देख रही हूँ और वो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की राजनीति के जो पत्ते हैं वो ज्यादा साफ दिखेंगे इस यात्रा के दौरान या उसके बाद। हो सकता है वो कुछ घोषणाएं करें या फिर कुछ अपनी नीतियों में बदलाव की भी बात कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। जी राजीव जी, आपका अंतिम कमेंट, कितनी राजनीति है और कितना व्यक्तित्व का सम्मान है? दोनों है। मैं भाई शुरू से मैं कह रहा हूँ कि राजनीति भी है, व्यक्तित्व का सम्मान भी है। देखिए, जब आदमी साथ में काम करते हैं तो एक व्यक्तिगत लगाव तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसमें दोनों चीज मानता हूँ, लगाव भी मानता हूँ और राजनीति भी मानता हूँ। और दोनों पार्टी को मैसेज है, आरजेडी को भी है और भाजपा को भी है, कि देखो आप सही कहीं भी हम जा सकते हैं, इसलिए सही तरीके से रहो दोनों। जी अब सुमन कुमार मल्लिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने, क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति है ही नहीं, सिर्फ जन कल्याण की भावना है? और ऐसा अगर है तो क्यों आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश जी की और तेजस्वी यादव की संयुक्त रूप से, वो सिर्फ विकास के लिए चल रही है। हमारा गठबंधन जो है वो मजबूत है, जनहित में है, सूबे बिहार के विकास के लिए है। और कोई भी कयास लगाया जा रहा है वो फजूल साबित होगा। आने वाले दिनों में पूरे तरीके से हम लोग जनता के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और ये गठबंधन चलेगा। ठीक है, चलिए हम इसको अब समापन करते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार ने कुछ प्रशंसा की बात कही है तो वो व्यक्तित्व के प्रति सम्मान भी हो सकता है, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इसमें कुछ राजनीति भी है। तो दरअसल राजनीति का व्यक्तित्व है तो राजनीति के बिना कोई वक्तव्य नहीं हो सकता है, यह जरूरी है। लेकिन फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो पीके ने कहा है कि एक बार फिर पलटी मारेंगे, क्या वो उसकी शुरुआत है, क्या यह आगाज है? देखेंगे आने वाले दिनों में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी बहस में मिलेंगे किसी नए विषय पर, आपके साथ आपकी बहस में। धन्यवाद।